नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हमारे साथ पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। बातचीत करने की वजह एक ये भी है कि संदीप सौरभ उन युवा विधायकों में से हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है। जेएनयू से इन्होंने पढ़ाई की और बिहार की मुख्यधारा की राजनीति में आए और डायरेक्ट विधायक बन गए। अब 5 साल गुजर चुके हैं, विधानसभा का चुनाव है, तो हमने सोचा कि चलिए विधायक जी से बातचीत की जाए कि क्या कुछ हुआ है जनता के लिए, इन्होंने क्या कुछ इन 5 सालों में किया है और इनका सफ़र कैसा रहा इन 5 सालों का। तो विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत की शुरुआत हम इस सवाल से करेंगे कि इस 5 साल का जो सफ़र है आपका कैसा रहा। देखिए, कई सारे अनुभव हम लोग को नए अनुभव मिले और जेएनयू से निकल करके बिहार के मुख्य धारा की राजनीति में आना, ये हमारे लिए वैसे ही जैसे एक विश्वविद्यालय से निकल करके दूसरा और बड़ा विश्वविद्यालय में आना। जेएनयू में छात्रों के बीच काम हो रहा था, छात्रों के बीच हम लोग संघर्ष कर रहे थे और यहाँ आकर के समाज के हर तबके के बीच में, खास करके जो गरीब तबका है, जो किसान मजदूर परिवार है, उसकी जो हर दिन की समस्याएं हैं, हर दिन कैसे वो जीते मरते हैं, उन समस्याओं से रूबरू होने का, उनको गोलबंद करके कोई संघर्ष का स्वरूप देने का, ये एक नया अनुभव हम लोग को यहाँ पे 5 साल में मिला। और ख़ास करके विश्वविद्यालयों के अंदर जो हम लोग को अनुभव मिला, और मैं पढ़ाई लिखाई मैंने भले ही जेएनयू से किया है, लेकिन जेएनयू में छात्र राजनीति करते हुए मैं अपने संगठन जो हमारा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, आइसा, उसका मैं राष्ट्रीय महासचिव भी था 2015 से। तो वो जो उस बीच में देश के कई विश्वविद्यालयों में जाकर के काम करना हुआ, कई विश्वविद्यालयों में हम लोग गए, वहाँ पे वहाँ की समस्याओं को लेकर के संघर्ष हुआ, आंदोलन हुआ, उसको समझा गया। तो ये तमाम जो अनुभव थे, छात्र युवाओं के मुद्दे, ये सब हम लोगों ने पिछले 5 साल में ज़मीन पर प्रैक्टिस में लाया। जैसे पालीगंज के जो जनता का सवाल है, वहाँ का डेवलपमेंट का सवाल है, ये तो रहा, लेकिन उसके साथ साथ पूरे बिहार के युवाओं का मुद्दा, सदन और सड़क दोनों जगहों पर उसको उठा करके, मतलब विजुअलाइज करने से लेकर के, कोई एजेंडा को विजुअलाइज करना होता है। जैसे सपोज़ कीजिए बिहार में बहालियां शुरू हुई और ढिंढोरा खूब पीटा गया कि बिहार में बहाली, इतने लाख बहाली हो रही है, लेकिन बिहार के बच्चे उसमें नहीं आ पा रहे थे, कम संख्या में आ रहे थे। तो इन सब मुद्दों को तो इसको हम लोगों ने विजुअलाइज किया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आसपास के राज्यों में डोमिसाइल नीति है, तो बिहार के बच्चा दूसरे राज्यों में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बिहार में अगर कोई बहाली आ रही है तो सारे देश के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, उनको नौकरियां मिल रही और हैं। गलत तरीके से अपॉइंटमेंट पॉलिसी बना करके बिहार सरकार ने बिहार के युवाओं का हक को कम किया। गलत मैं इसलिए पॉलिसी बोल रहा हूँ, जैसे आरक्षण में नियम है कि वो उसी स्टेट के बच्चों को आरक्षण मिलेगा। अब बिहार में महिला आरक्षण है 33%, बिल्कुल, लेकिन इस 33% को ओपन फॉर ऑल कर दिया गया। तो बाकी के जो स्टेट्स हैं उनके लिए भी, हाँ, उसके लिए भी वो रिजर्व कैटेगरी रहेगा, या फिजिकली हैंडीकैप जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ओपन फॉर ऑल कर दिया गया। तो इस तरह के मुद्दों को विजुअलाइज करना, ठोस डोमिसाइल के मुद्दों को लेकर के सदन में आवाज़ उठाते हुए, युवाओं को गोलबंद करते हुए, उसको लेकर के मुख्यमंत्री सचिवालय में मुख्य जो अधिकारी हैं उनसे बात करके उनको कन्विंस करना और रिजल्ट तक लाना, तो ऐसे कई सारे काम हम लोगों ने किया। एजेंडा को विजुअलाइज करना, उसको एक राजनीतिक एजेंडा बनाना, उस पर मोबिलाइजेशन करना और उसको कल्मिनेट करना, रिजल्ट तक पहुंचाना। मैं आपको संदीप भाई देखता हूं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि बिहार जैसे प्रदेश का एक ऐसा लड़का जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा, वो जेएनयू में जाता है तो वहाँ छात्र राजनीति करता है। आपको हमने सुना कि सरकारी नौकरी भी मिली थी, लेकिन आपने उसको ठुकरा दिया। बिहार में हम देखते हैं कि ज़्यादातर परिवार के ही लोग राजनीति में आते हैं और उन्हीं के घरों के बच्चों को ज़्यादा मौके मिल रहे हैं। ऐसे में इतनी हिम्मत आई कहाँ से आपको कि आपने नौकरी भी लात मार दी और आप यहाँ राजनीति में आ गए? देखिए, जब हम लोगों ने जब हमने असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी थी, वो जब उसको छोड़ा तो ये दिमाग में नहीं था कि एमएलए का चुनाव लड़ना है, उसमें कहीं से कोई दिमाग में ये बात नहीं छोड़ दिए इतना बढ़िया नौकरी? उस समय तो लोग ये सवाल पूछ रहे होंगे ना? पूछ रहे थे लोग, लेकिन हमें लगा कि छात्र राजनीति जो हम कर रहे हैं
मोदी रिजीम था, सारे विश्वविद्यालयों के ऊपर ज़बरदस्त अटैक था। हमें लगा इस अटैक के समय में जब स्टूडेंट यूथ मोबिलाइज होकर के लड़ना चाह रहे हैं, उन्हीं के बीच में लड़ने वाला एक आदमी अगर अलग सेट हो जाएगा तो हमारे पीछे जो 100 और छात्र नेता हैं वो थोड़ा डिमोरलाइज हो जाएंगे। एक तो मेरे अंदर सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारी जो टीम है, नेशनल टीम है, हम अगर चले गए तो ये जो काउंसिल हमारा है ये तो पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा कि चले तो नेता हमारे थे चले गए। एक तो ये बात था। दूसरा था कि हमें पसंद आया यही काम, छात्र राजनीति हमें अच्छा लगता था, इसी में आपको मज़ा आ रहा था? मज़ा आ रहा था। कोई शख्स भी ऐसे थे क्या जो आपको इंस्पायर कर रहे थे? निश्चित तौर से शख्स थे ऐसे जो हमारे राजनीतिक गुरु हैं। जेएनयू में जब हम दाखिला लिए तब से लेकर के कैसे चीज़ों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए, हमारे पास एक गुरु थे। एक क्या कई गुरु थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के तपस रंजन साहा, तो वो हमारे राजनीतिक गुरु एक तरह से हैं, अभी भी हैं। तो उनके सलाह से हम लोग चलते थे। उस समय वो पार्टी की तरफ से देख रेख संगठन का वो करते थे जेएनयू में, तो वहाँ से हमने काफ़ी कुछ सीखा। और जो इमीडिएट नेता थे उनसे सीखा, जैसे कॉमरेड चंद्रशेखर, जिसको चंदू लोग कहते हैं, सिवान से थे, जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष थे, जिनकी हत्या हो गई थी। तो उनके लाइफ से भी काफ़ी इंस्पिरेशन हम लोग को मिलता था। जिस तरीके से वो जेएनयू में पढ़ाई करने के बाद, टॉपर रहने के बाद, अच्छी पढ़ाई करने के बाद उन्होंने चुना कि हम वापस गांव लौट करके गांव के लोगों का कर्ज चुकाएंगे। हम तो यही मानते हैं ना कि विश्वविद्यालय में अगर हम पढ़ रहे हैं, जेएनयू जैसे जगह पे इतने कम पैसे में अगर पढ़ रहे हैं, तो इसका बड़ा कारण है कि जो देश की गरीब जनता है वो टैक्स के माध्यम से सरकार को पैसा दे रही है और वहाँ से रिबेट हमें मिल रहा है। उसका रिटर्न भी हमें समाज तो को हमें देना समाज से हमने लिया है तो समाज को लौटाना पड़ेगा। तो ये मकसद था। जेएनयू में जैसे ही दाखिला मेरा 2007 में हुआ था, 7 में हम वहाँ गए थे मास्टर्स की डिग्री लेने। जैसे ही गए तो वहाँ के प्रशासनिक भवन के बाहर एक बड़ा बैनर लगा हुआ था, उस पर एक नारा था जो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है। वो था, लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। ये नारा मुझे टच किया। पढ़ाई करने के लिए लड़ना पड़ेगा, और पढ़ किस लिए रहे हैं? समाज को बदलने के लिए, समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए। तो हमारी संघर्ष, हम लोग का संघर्ष यही रहा। एक विधायक के रूप में भी हमने हमेशा यही कोशिश की कि सबसे अंतिम पायदान पे जो लोग खड़े हैं वहाँ तक शिक्षा कैसे पहुँचे। और हमने विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव भी दिया था सरकार को। हमने कहा कि भाई, अगर सरकार क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रही है, या तो आप बात करना छोड़ दीजिए कि हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। अगर आप बात कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से जहाँ जहाँ क्वालिटी एजुकेशन दिया जा रहा है उसको चिन्हित कर लीजिए। केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, 2 जगह पे आप दे पा रहे हैं। इसके अलावा आप कहीं क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर आपकी मंशा ठीक है तो बिहार के, देश के सभी स्कूलों को आप अपग्रेड करके केंद्रीय विद्यालय का दर्जा दे दीजिए। जो सुविधाएं केंद्रीय विद्यालय के अंदर है, जो पाठ्यक्रम केंद्रीय विद्यालय के अंदर है, जो कैरिकुलम और उसका बनावट, जो सोच है उसका, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास वो है, तमाम सुविधाएं इन राज्य के एक बार दे विद्यालयों में मिल दीजिए। जाए। तो आप देखिए कैसे एजुकेशन हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। लेकिन मामला तो यहाँ ये है कि एजुकेशन को क्लास क्वेश्चन बना करके रखा गया है। चलिए संदीप भाई, हम लोग ये शिक्षा के मुद्दे पे भी अलग से बात करेंगे। हम ये कह रहे थे कि जब आप जेएनयू में पढ़ाई कर रहे थे तो आमतौर पर बिहार को लेकर के जो एक नौजवान सोचता है बाहर से, यहाँ के पॉलिटिक्स के बारे में, उसको लगता है कि बड़ा अजीब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, घंघोर करप्शन है बिहार में, यहाँ कुछ हो नहीं सकता। तो वहाँ पे जो आपकी सोच थी जेएनयू में और यहाँ बिहार में काम करने के बाद, क्या उसमें कुछ फ़र्क आया है, या अभी जो वहाँ सोच रखते थे अभी भी वही सोच है? नहीं, देखिए, हम वहाँ ओवरऑल पॉलिटिक्स में ही जानते हैं कि पॉलिटिक्स की जो गरिमा है उसको कमज़ोर किया गया है। बाकी नेताओं को लेकर के जो आम तौर पे कॉमन सेंस में छवि होती है, मेरा वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। जैसे आमतौर पे जनमानस के बीच में है कि नेता करप्ट होते हैं। सही बात है, करप्ट होते हैं। तो बिहार को लेकर के लेकिन बिहार को लेकर खास करके नहीं, ओवरऑल की हम बात कर रहे हैं। बिहार से ज़्यादा करप्शन बल्कि बाहर आपको मिल जाएगा नेताओं के मामले में। लेकिन अब हम ये समझ पा रहे हैं कि नेता लोग तो करप्शन कम होते हैं, कम करप्शन करते हैं। असल करप्शन तो ये ब्यूरोक्रेसी है, अफसरशाही,
माने संदीप भाई नेता बन गए तो नहीं, हम अब गहराई से चीज़ों को देख रहे हैं। बिहार के अंदर ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो किसी नेता के दिमाग की उपज है? अधिकांश पॉलिसियों का निर्धारण आईएएस अधिकारी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आपको बता रहे हैं, बिहार में स्मार्ट मीटर लगा। स्मार्ट मीटर लगने के समय सारे जगहों पे लोगों का विरोध था। नेता को 5 साल बाद चुनाव में जाना होता है। कोई नेता नहीं चाहेगा कि भाई हमको जनता का आक्रोश झेलना पड़े, स्मार्ट मीटर लगा देना पड़े। लेकिन ये हुआ कहाँ से हुआ? अफसर के दिमाग का उपज था। अफसर का कंट्रोल है मुख्यमंत्री के चारों तरफ। उनको लगा कि कोई एक एजेंसी है जो स्मार्ट मीटर बना रहा है, उस एजेंसी से कुछ पैसा आ जाएगा, फंड में कुछ कमीशन आ जाएगा और उसको परमिशन दे दिए, पूरे बिहार में सब जगह आप स्मार्ट मीटर लगा दीजिए। तो ये पॉलिसी अगर नेताओं का चले तो वो होगा जैसे अभी हुआ बिहार में। नेताओं का दबाव के चलते बिहार में 125 यूनिट बिजली मुफ्त किया गया गरीबों के लिए, पेंशन बढ़ाया गया। अफसरों को का चलता सिर्फ तो ये नहीं होता। तो इसलिए एक ओवरऑल सिस्टम, सारे नेताओं की हम बात नहीं कर रहे हैं, सारे अफसरों की भी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिहार के खास पैटर्न में अफसरशाही इतना ज़्यादा हावी है, इतना ज़्यादा हावी है कि उसको बिहार का हर नौजवान महसूस कर सकता है। सारा पावर सेंट्रलाइज करके अधिकारियों को दिया जा रहा है, सारा पावर। जैसे अभी एग्जांपल के लिए आप समझिए, शिक्षकों का स्थानांतरण होना है बिहार में। शिक्षा विभाग में एक पोस्ट है अपर मुख्य सचिव, सारा पावर उनको दिया गया। कोई मंत्री का कोई नहीं सुन सकता है, कुछ मंत्री कुछ कर भी नहीं पाते हैं। अब वहाँ से जब उसको थोड़ा डिसेंट्रलाइज किया गया तो दोबारा से पावर जो है वो शिफ्ट किया गया सारे जिले के जिलाधिकारी और डीडीसी के पास। अब टीचर का ट्रांसफर में डीएम और डीडीसी का हाथ हो जाएगा, तो कहाँ कोई नेता इसमें है? नेता कहीं इन्वॉल्व नहीं हो रहे, ऊपर से नीचे तक कहीं नहीं। वो एक एग्जीक्यूशन, सही बात है कि एग्जीक्यूशन के लिए ये होता है, अफसरशाही होती है, चीज़ों को एग्जीक्यूट कैसे करना है। लेकिन नीति निर्धारण में भी सबसे ज़्यादा रोल अब इन्हीं का है। प्लानिंग में भी यही है ऊपर में। जैसे आप देखिए ना, जब इससे पहले जब शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर जी, उन्होंने खुल के कहा कि हमारा कोई नहीं सुन रहा है। कृषि मंत्री थे सुधाकर जी, उन्होंने कहा कि यहाँ तो चोरों का साम्राज्य है और मैं चोरों का सरदार हो गया हूँ। तो ये अधिकारियों के बारे में। तो लेकिन जनता में ये बात मैसेज नहीं है, अगर कुछ गड़बड़ी है तो नेता। अब ब्लॉक में, थाना में, हमने चुनाव में एजेंडा बनाया था 2020 के चुनाव में, हमने कहा था कि भाई हम अगर आएंगे तो ब्लॉक और थाने का जो करप्शन है उस पर कंट्रोल करेंगे। हमने कोशिश की, शिविर लगाया, उसके लिए जागरूकता अभियान चलाया। लेकिन अंततोगत्वा होता क्या है? अंततोगत्वा होता ये है कि सीईओ और बीडीओ के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग में विभाग की तरफ से 80 लाख 50 लाख रुपए ले लिए जा रहे हैं। अब कोई अधिकारी वहाँ 50 लाख दे करके आ रहा है तो वो अपना 50 लाख मेंटेन कर रहा है, उसको निकाल रहा है। उसका फिर वहाँ से ट्रांसफ़र पूर्णिया ना हो जाए, इसलिए वो चाहता है कि पटना के आसपास रहना है, तो फिर हमको पैसा देना पड़ सकता है। तो वो अपना पुराना पैसा निकाल रहा है, नया पैसे का इंतजाम कर रहा है। तो ये करप्शन जो है वो संस्थाबद्ध चीज़ें, संस्थाबद्ध हो गया है। इसमें एक मजबूत माने बदलाव हम लोग चाहते हैं। इस करप्शन से किसी का कोई कल्याण नहीं हो सकता है। कुछ लोगों को लगता है कि एक सिस्टम का अंग है, इसी से कुछ लोग कमा रहे हैं, कुछ लोग का आजीविका चल रहा है। अगर अधिकारी कमा रहा है तो वो कुछ छोटे अधिकारियों को दे रहा है, छोटे अधिकारी का कमा रहे हैं तो कुछ अपने स्टाफ को दे रहे हैं, स्टाफ कमा रहा है तो नीचे जा रहा है दुकान में। लेकिन बात वो नहीं है। अंततोगत्वा इसका सबसे बड़ा लोड पड़ रहा है समाज का गरीब तबका के ऊपर। तो ये सिस्टम हम लोग समझ पाए, सिस्टम का मतलब सरकार का काम करने का तरीका। दूसरा है कि एक अनुभव हम लोग को ये भी मिला कि कितने तरह के कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं सोसाइटी के अंदर। देखिए, एक विधायक जितना ज़्यादा समझ सकता है, क्योंकि वो सिस्टम को ऊपर से भी देख रहा है और नीचे ग्राउंड पे भी देख रहा है, उतना ज़्यादा कोई दूसरा आदमी नहीं समझ सकता है। मुखिया पंचायत में सीमित है, छोटा एरिया है, लेकिन विधायक का एरिया अपेक्षाकृत बड़ा है, तो वो वहाँ से जुड़ा हुआ है। छोटी बात में फ़ोन आना है हमको, सांसद को फ़ोन नहीं जाना है, तो सांसद का एरिया चूँकि बहुत बड़ा है तो डायरेक्ट ग्राउंड पे हर जगह का रिपोर्टिंग उनके पास संभव नहीं होता है। तो ये सारे अनुभव हम लोगों ने समेटा 5 साल में। सीखने में भी वक्त लगता है, सही बात है।
पहले हम लोग को लगता था कि भाई क्षेत्र में कोई काम करवाना है तो मंत्री जी को पकड़िए, हम लोग मंत्री के पीछे चलते थे, हमारे यहाँ ये रोड है का पास करवा दिया जाए। लेकिन अंत में हम समझे कि मंत्री से कुछ हो ही नहीं रहा है कहीं पे भी, अधिकारी को पकड़िए। कुछ अधिकारी कर रहे हैं बिहार में, कुछ अधिकारी अगर आपको ढंग के मिल गए तो आपका काम हो जाएगा। हम लोग को कुछ अधिकारी मिले तो जैसे पालीगंज में एक बड़ा मामला है समदा पुल, लगभग 50 गांव को कनेक्ट, 4 जिलों से कनेक्ट करने वाला एक पुल की मांग 50 साल से चल रही थी और वो पुनपुन नदी पे पुल बनना था। 2021 में चुनाव जीतने के बाद, चूंकि चुनाव में एजेंडा था हमारा कि समदा पुल बनाएंगे, चुनाव जीतने के बाद हम जब विधानसभा में ये क्वेश्चन किए तो माननीय मंत्री ने जवाब दिया कि इस तरह का कोई प्रस्ताव हमारे यहाँ लंबित नहीं है, बगल में पुल है, हम नहीं पुल बनाएंगे। साफ साफ इनकार किया गया। तो वो जो छात्र राजनीति का तेवर था कि मना कर दोगे उससे क्या, आंदोलन करेंगे, हम लोगों ने समदा गांव में आसपास के गांव के लोगों को इकट्ठा किया, आंदोलन किया, 10,000 लोगों का हस्ताक्षर इकट्ठा किया, गाड़ी में पीछे डिक्की में रखे और चले गए अधिकारी के पास। हमने कहा कि ये बंडल है, रखिए, ये लोगों की मांग है, अब करवाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, विधानसभा में आपको जवाब मिल गया है, अभी संभव नहीं है। हमने कहा कि अभी एक इतना से नहीं मानेंगे तो हम ट्रैक्टर से लेकर आ सकते हैं हस्ताक्षर, लेकिन जनता की मांग है, ये आपको करना पड़ेगा। और 2 साल लगातार उसको दबाव बनाते बनाते अंत में हम लोग को सफलता मिली और वहाँ पुल बन रहा है। तो सिस्टम जिसका इनकार कर सकता है, जन आंदोलन उसके लिए उसको मजबूर कर सकता है, ये हमने एस्टेब्लिश किया। ये छात्र राजनीति से होने का एक फ़ायदा था, नहीं तो लोग बैठ भी सकते थे कि भाई सरकार मना कर दिया, अब हम क्या करें, जनता के पास जाकर के हम सारा ठिकरा जो है वो सरकार के ऊपर फोड़ते। बिहार में एक बहस चल रही है, 9वीं फेल 7वीं फेल 7वीं पास को लेकर के प्रशांत किशोर जी बार बार तेजस्वी यादव को लेकर के ये आरोप लगाते हैं। अभी सम्राट चौधरी को लेकर के उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि वो 7वीं फेल है। ऐसे में जब इन बातों को आप सुनते हैं, आप एक पढ़े लिखे और अच्छे संस्थान से पढ़ लिख करके आए हैं, क्या विचार आते हैं मन में? हंसी आती है या फिर नहीं? क्या है? हमें इस तरह का राजनीतिक एंगल जो उठाते हैं, हमें ये हाईली एलिटिस्ट क्राइटेरिया लगता है, ये अभिजात्यवादी समझदारी। नेताओं से आप ये मांग करेंगे कि वो सब लोग पढ़े लिखे हों, आपने सिस्टम नहीं बनाया इस तरह की सोसाइटी में हर कोई पढ़ा लिखा हो, आपने इनफ एजुकेशन का सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं किया और आप डिमांड कर रहे हैं कि हर नेता बीए हो, पीएचडी हो, एमए हो। पढ़ लिख लेने से क्या हो जाएगा? पढ़ने लिखने का अपना महत्व है, लेकिन आखिर पढ़ने से होता क्या है? पढ़ने से आप ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है। तो आपकी जनता के प्रति संवेदनशीलता जो है उसका पढ़ने लिखने से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि आप कितने संवेदनशील हैं ये आपके आसपास का इन्वायरमेंट और आपके अंदर की जो चीज़ें हैं वो सब डिसाइड कर रही हैं। तो ये बहुत एलिटिस्ट क्राइटेरिया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से तेजस्वी जी को टारगेट कर रहे हैं, सोसाइटी के किसी मुद्दे को लेकर के प्रशांत किशोर तेजस्वी जी से बहस करके देख ले। तेजस्वी जी 19 नहीं है, हम तो सदन में देखते हैं उनका भाषण देने का तरीका, उनके अंदर जो है, और कोई पीएचडी कर लेगा तो वो ज़्यादा जान जाएगा, ऐसा नहीं हम मानते हैं। अगर प्रशांत किशोर को इतनी ही चिंता है डिग्री की, तो काहे नहीं नरेंद्र मोदी की डिग्री पे कभी क्वेश्चन करके देखते हैं? आज तक तो नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी का जो डिग्री है वो फेक है, एमए का डिग्री जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस का वो दिखाते हैं वो फेक है, चौथी पास है कि नहीं है ये भी किसी को नहीं पता है। वहाँ सवाल नहीं है। इन बातों के बाद आप अपनी डिग्री की तरफ देखते हैं कि नहीं? अरे आप नहीं, हम अपनी डिग्री की तरफ देखते हैं, लेकिन हमारे लिए डिग्री, हमने डिग्री का कभी ध्वंस नहीं दिखाया कि हम पीएचडी किए हुए हैं, हमने कभी ध्वंस नहीं दिखाया। इसका घमंड नहीं है संदीप भाई, घमंड की बात नहीं है। हमने बस ये कहा कि हम जनता के मुद्दों को ज़्यादा संवेदनशीलता से सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं। और हम कभी किसी गरीब टोला में गए तो हम ये नहीं सोच के जाते हैं कि हमको ज्ञान दे देना है लोगों को, नहीं, हमें वहाँ से सीखना है। हम सीखने की प्रक्रिया में रहते हैं, ज्ञान देने की मुद्रा में हम नहीं रहते हैं। वो लोगों के बीच में उनकी भाषा में बात करना, उनकी समस्याओं से रूबरू होना, उनको थोड़ा सा राजनीतिक रूप से जो चल रहा है उसके बारे में उनको जानकारी देना, तो ये मिजाज होना चाहिए। राजनीति में पढ़ाई का महत्व है, लेकिन जितना माहौल बना करके कहा जा रहा है, खास करके जन सुराज के जो हैं, वो नहीं है।
और एक बात और हम कहेंगे, ये जो बिहार में चल रहा है जनसुराज में, इन्होंने कहा कि भाई पिछले 20 साल से नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद किया, 15 साल आरजेडी का शासन था, उसमें बर्बाद हुआ, यही तो कहते हैं। तो प्रशांत किशोर उससे पहले का बात, शासनकाल पे बात क्यों नहीं करते हैं? आपने 90 से लेकर 2005 तक आरजेडी को क्रिटिसाइज किया, 5 से लेकर के 25 तक नीतीश कुमार के शासन को क्रिटिसाइज किया, लेकिन 90 से पहले, उससे पहले के शासनकाल को आप क्रिटिसाइज करते हैं? एकदम करते हैं। 90 से पहले बिहार की जो स्थिति थी उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? आप इसके लिए किसको, कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराते हैं? कांग्रेस को जिम्मेदार केवल बात नहीं है, बात है कि उस समय पर तो आप बात करेंगे। नहीं, 90 से पहले तो कांग्रेस ही थी ना, कांग्रेस का शासनकाल था। तो आप उसके लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं? एकदम क्रिटिसाइज करेंगे हम। हमारा ये कहना था कि वो जमाना जब सत्ता और सामंत एक होकर के गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को कोई मान सम्मान नहीं दे रहा था, उस बीच में अगर कुछ नया बदलाव हो रहा है तो इसका इंपॉर्टेंस नहीं है क्या? आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सामंतियों के साथ थी 90 के पहले? 90 के पहले कांग्रेस सामंतियों के साथ ही हम ये नहीं कह रहे। सत्ता और सामंत का एकीकरण चल रहा था बिहार में, और जितने नरसंहार उस बीच में बिहार में हुए, 90 के बाद भी नरसंहार हुए, तो उसका अपना ग्रामर है। नरसंहार जो हुए वो शायद इसलिए हुए उस बीच में क्योंकि दलित तबका, भूमिहीन तबका अपनी मजदूरी मांगना शुरू किया था पहली बार इतिहास में। उससे पहले तो वो अपना अधिकार भी नहीं मांगता था। 87 में जो चुनाव हुआ बिहार के अंदर, लोकसभा का चुनाव, जिसमें सांसद हमारी पार्टी से रामेश्वर प्रसाद जी जीते थे, आपको कई पीढ़ियां मिल जाएंगी बताने वाले आज भी लोग कि उन्होंने जीवन में पहला वोट तब किया जब 87 का चुनाव चल रहा था। उससे पहले उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। गरीबों ने पहली बार अपना वोट डाला और अपना सांसद चुने। तो वो 90 से पहले का दौर में जहाँ पे गरीब पिछड़ों को, और ये सरकार कर रहा है ज़रूरी नहीं है, ये बिहार में व्यवस्था इस तरह की बनी हुई थी, जकड़न बनी हुई थी, जमींदारी प्रथा अपने उफान पर बना हुआ था। इसके बावजूद कि देश में आज कानून ला करके जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया जा चुका था। तो आप ये मान रहे हैं कि जो अधिकार को लेकर के लोग जागरूक हुए? हमारा मानना है ये कास्टिस्ट एंगल है। पिछड़े वर्ग का शासनकाल जो पिछले 35 साल से रहा, चलिए नीतीश कुमार डायरेक्ट शासन नहीं कर रहे हैं, आरएसएस बीजेपी के गोद में बैठे कर रहे हैं, लेकिन फेस हैं। उसके पहले के समय पर बात न करना, ये न कहना कि भाई 90 से पहले दलितों को चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था, वोट डालने का अधिकार नहीं था, खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था, कुर्सी पर बैठने की बात तो बहुत दूर की बात है। तो उस पर बात न करना ये कास्टिस्ट जातिवादी अप्रोच है, और ये प्रशांत किशोर के साथ टैग्ड है। वो उससे पहले दिखाते हैं कि बिहार में बहुत आदर्श काल था और ये लोग आए और ख़राब हो गया, और इसलिए हम पुराने समय में लोगों को ले जाएंगे, जो भी है। चलिए अब थोड़ा सा हमें अपनी फैमिली के बारे में बताइए। एक चर्चा ये भी रही कि आपने शादी भी जो की बहुत मतलब कम लोग उस शादी में शामिल हुए, कुछ ज़्यादा खर्च नहीं किया आपने, और सादगी भरा आपने आयोजन नहीं किया। हमने कोई उसमें आडंबर नहीं किया, कोई हम लोगों ने विधि विधान जो होता है, पंडित जी आएंगे, फेरा पढ़ेंगे, वो सब नहीं किया हमने। क्यों नहीं किया? लेकिन नहीं मानते आप? नहीं मानते हम, नहीं मानते हैं उसको, हमें पसंद भी नहीं है वो। अब जिस पद पर हैं उसमें तो जनता में जो उस तरह की शादियां होती है तो जाना होता है, लेकिन हम खुद अपने लिए हमने उसको नहीं किया। कोर्ट मैरिज हमने किया, और कम लोग शामिल नहीं होते, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। खर्च आपने कम किया? वही रिसेप्शन किया, रिसेप्शन में बढ़िया खाना खिलाया लोग, बस। हमने पटाखे नहीं जलाए, पटाखे में खर्च होता है ना, वो हमने नहीं किया। मौरी पहन करके बारात लेकर के जाने में सामियाना लगा, नाच उच। हाँ, बिहार में तो नाच उच खूब होता है। नाच वाच नहीं किया, नाच नहीं रहा। सिंपल सादा जीवन, उच्च विचार रखना चाहिए। कोर्ट मैरिज किए उसी दिन, और शाम को रिसेप्शन हुआ, रिसेप्शन में लोग आए, खाना खाए, गए, शादी हो गई। तो कुछ तो एग्जाम्पल हम लोग को रखना पड़ेगा। हम लोग अगर पटाखा जलाने लगेंगे तो जनता और ज़्यादा जलाएगी। और आप देखिए, अभी कल हम थे पालीगंज में, एक महिला ने कहा कि माइक्रो फाइनेंस से उन्होंने लोन लिया था। क्यों लोन लिया था भाई? बेटी की शादी में खर्च करने के लिए। बेटी की शादी में दहेज देना था, और बाकी जो तामझाम होते हैं उसमें खर्च करना था।
उस गरीब परिवार में जिसको पैसा मिलना अब मुश्किल है, चुकाना लोन उनके लिए, उन लोगों ने 2 लाख लोन लिया। छोटा ही, मतलब वो अपने हिसाब से 2 लाख उनके लिए बहुत था। अब वो 2 लाख चुकाने के चक्कर में उनके पति जो हैं वो डर के मारे कहीं और चले गए हैं, बिना किसी को बताए। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां रोज़ आ रही तगादा करना है, लेकिन शादी का खर्च था उनका, उन्होंने उतना लोन ले लिया 2 लाख, अब वो चुका नहीं पा रहे हैं। तो शादी के चक्कर में, आडंबर के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में हमने देखा है कई परिवारों को बर्बाद होते हुए। तेज प्रताप यादव जी की शादी में आप शामिल हुए थे? नहीं शामिल हुए थे। बहुत खर्च हुआ था, वीडियो तो आपने देखा होगा। हाँ, लेकिन हम उतना ध्यान नहीं दिए। हम वो लोग पैसा खर्च किया गया था, हुआ होगा। खैर वो शादी भी सक्सेसफुल नहीं रही। थोड़ा परिवार के बारे में बताइए, कैसा आपका परिवार में मेरे फैमिली का माता जी और पिताजी दोनों नहीं हैं। एक भाई हैं, भाभी हैं, बच्चे हैं, और मैंने अभी शादी की तो मेरी पत्नी है। बस इतना ही लोग की हमारी फैमिली है। 2 बहनें हैं, सबकी शादी हो चुकी है, छोटा परिवार है। अच्छा, जिस पार्टी से आप आते हैं, भाकपा माले, कम्युनिस्ट विचारधारा वाली, जहाँ तक हमें जानकारी है 3-4 पार्टियाँ हैं जो काम कर रही हैं बिहार में भी। थोड़ा इसके बारे में हमें थोड़ा क्लैरिटी दीजिए, दर्शकों को भी खास करके, कि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाकपा माले एक अलग चुनाव चिन्ह पे लड़ती है, सीपीआई अलग है, सीपीएम अलग है, और क्या है, माले थोड़ा अलग है। बताइएगा हमें। देखिए, सीपीआई जो है वो 1925 में बनी हुई पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। हाँ, जिस साल आरएसएस की स्थापना हुई उसी साल सीपीआई की भी स्थापना हुई। अभी जो समय चल रहा है 2025, कम्युनिस्ट आंदोलन का, मैंने कम्युनिस्ट पार्टी का, सीपीआई का 100वां साल है। आरएसएस भी अपना 100वां साल मना रही है, और सीपीआई का भी ये 100वां साल है। तो ये सीपीआई है। थोड़ा कांग्रेस से उस दौर में, आज़ादी की लड़ाई में, थोड़ा कांग्रेस से क्लोजनेस इनके साथ रहा। सीपीआई में 64 में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ डॉक्यूमेंट को लेकर के। स्टेट को हम कैसे समझते हैं, स्टेट में जो पावर में बैठे हुए लोग हैं उनके साथ हमारा कैसा डायनामिक्स होना चाहिए, इसको लेकर के सीपीएम बना 64 में। 64 में सीपीएम बना और सीपीएम पॉपुलर पार्टी बनी, और बंगाल में उसका शासनकाल तत्काल आ गया, थोड़ी दिनों में ही आ गया। तो जो ज्योति बसु थे वो भाकपा माले से थे? नहीं, सीपीएम बनने के बाद अच्छा, पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी मूवमेंट हुआ। चारू मजुमदार सीपीएम के दार्जिलिंग जिला कमेटी के सेक्रेटरी थे। उन्होंने बगावत किया, अपनी पार्टी में भी बगावत किया। लैंडलेस पीजेंट्री जिसको कहते हैं, भूमिहीन किसान मजदूर, जो दूसरे के यहाँ मजदूरी करते हैं, भूमिहीन लोग हैं, उनके फेवर में चारू मजुमदार ने एक आंदोलन किया। आंदोलन को बहुत क्रूएल्टी के साथ दबा दिया गया, और वहाँ से एक पार्टी का जन्म होता है जो बनने के साथ ही सरकार का और सत्ता का दमन झेल रही थी। वो पार्टी बनी सीपीआईएमएल। तो हम लोग उस विरासत से हैं। हम लोग की पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, कोई सरकारी पार्टी नहीं है। ये नक्सलबाड़ी आंदोलन जो था, जो भूमिहीनों को सेंट्रलाइज करके जमींदारों के खिलाफ संघर्ष करना, लड़ना, एक ज़माने में काफ़ी हिंसक लड़ाइयाँ भी हुई है जमींदारी प्रथा के खिलाफ। वो जो पश्चिम बंगाल में जो सरकार रही लंबे समय तक, हाँ, वो सीपीआई की रही? सीपीएम की रही। सीपीएम की रही जी, सीपीएम की रही। उसमें सीपीआई भी इन्वॉल्व था। तो ये वाम मोर्चा कहलाता है, लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी। पश्चिम बंगाल में सीपीएम की सरकार रही, त्रिपुरा में सीपीएम की सरकार रही, जेएनयू में भी लंबे समय तक सीपीएम का स्टूडेंट विंग जीतता रहा। 2007 में, जिस साल मेरा दाखिला जेएनयू में हुआ, उस साल पहली बार हम लोगों ने सीपीएम का वो किला तोड़ा था। अच्छा। और चारों सीट पे सीपीआईएमएल यानी हमारी पार्टी का स्टूडेंट विंग वहाँ पे जीता था, पहली बार इतिहास में। तो हम लोग की जो राजनीतिक ट्रेनिंग है वो लेफ्ट के अंदर में, असल में लेफ्ट का क्या होना चाहिए, आपसी क्रिटिसिज्म क्या है, उसको देखते हुए, उसको समझते हुए, उसको प्रैक्टिस में लाते हुए। आपकी जो पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह 3 तारा हुआ, झंडे पे 3 तारा, और एक हसुआ हथौड़ी वाला जो हसुआ हथौड़ी और एक तारा है। हाँ। वो सीपीएम का है। अच्छा, सीपीएम का है। बाली और हसुआ है वो सीपीआई का है। अच्छा, तो ये वैचारिक फर्क भी है तीनों में? निश्चित तौर से वैचारिक फर्क है, लेकिन आज के समय में चूंकि देश के ऊपर एक अभूतपूर्व संकट है नरेंद्र मोदी का, जो सारे डेमोक्रेटिक संस्थानों को ख़त्म करना चाहता है, जिसने सारे संवैधानिक संस्थानों को जड़ में, माने समझिए कि मट्ठा डाल चुके हैं लोग। तो वैसे समय में सारी पार्टियों को एकजुट रहना चाहिए
तो लेफ्ट तो हालांकि पहले से भी लेफ्ट फ्रंट हम लोग का चलता था बिहार में, पहले भी बहुत सारे चुनाव हुए थे जिसमें सीपीआई सीपीएम और माले एक साथ चुनाव लड़ा है। हाल के दिनों में कुछ और लेफ्ट पार्टियां बिहार देश के अंदर हैं, जैसे एमसीसी है, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, झारखंड की एक बहुत बड़ी एक समय में लोकप्रिय कोयला खदानों के बीच के मजदूरों की पार्टी थी एमसीसी। तो पिछले साल उनका मर्जर हो गया सीपीआईएमएल में, हमारी पार्टी में वो मर्ज हो गया। अच्छा। उसके कई बार सांसद रहे हैं। कोयला मजदूरों के बीच में बहुत मजबूत ताकत उनकी पार्टी का था, तो अभी वो सीपीआईएमएल हो गया। या महाराष्ट्र में लाल निशान पार्टी, ये समझिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समय में उनके पक्ष में खड़े होने वाली लाल निशान पार्टी थी, जो कई सारे पॉकेट्स में मजबूत दखल रखती थी, कई बार उनके विधायक जीतते थे। तो लाल निशान पार्टी भी इसी साल सीपीआईएमएल में मर्ज की, तो थोड़ा दायरा हम लोग का तो बढ़ा है, सही बात है। अच्छा, ये लाल सलाम कहने का जो तरीका है, ये क्या सब में कॉमन है? हाँ, क्या मतलब है इसका? क्रांतिकारी अभिवादन। लाल जो रंग है, कम्युनिस्ट पार्टियों का जो लाल रंग है, ये कहाँ से लाल रंग है? ये समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों का, कम्युनिस्ट पार्टियों का मेन काम है मजदूरों को संगठित करके एक ऐसा सत्ता बनाया जाए जिसमें इक्वल राइट फॉर ऑल। तो इसमें मजदूरों के हक अधिकार के लिए अमेरिका में एक बड़ा आंदोलन 200 साल 250 साल पहले हुआ था, जिसमें कारखाने के मालिकों ने आंदोलन करने वाले लोगों पर पुलिस के द्वारा माने गोलियां बरसा दी, और उसमें झंडा लोग सफ़ेद लिए हुए थे, खून बहा लोगों का, और वो झंडा जो था वो लाल हो गया खून से। वही लाल झंडा लेकर के लोग आगे बढ़ने लगे। तब से दुनिया भर के कम्युनिस्ट पार्टियों का झंडा लाल है, झंडा और लाल सलाम कह के अभिवादन करते हैं हाँ, लोग। वो क्रांतिकारी अभिवादन। लोग अपने सहयोगियों को कॉमरेड कह के बुलाते हैं। हाँ, मतलब क्या? साथी। कॉमरेड मतलब साथी। कॉमरेड मतलब साथी। एक क्यूबा के नायक थे, छात्र राजनीति में बड़ा लोग उनको पसंद करते हैं, चे गुवेरा। जर्सी पे तस्वीर हाँ, चे अक्सर गुवेरा देखने को मिलती है, सिगार पीते हुए। तो चे गुवेरा ने डिफाइन किया था एक बार कॉमरेड शब्द को। उन्होंने कहा था कि अगर किसी तीसरे के प्रति कोई गलती हो रही है, कोई तीसरा व्यक्ति का शोषण हो रहा है, और आप गुस्से से कांपने में सक्षम हैं, आपके अंदर गुस्सा उबाल आ रहा है, तब आप मेरे कॉमरेड हैं। ये सबसे बड़ा मानवीय संबंध है। उन्होंने पूरा डिफाइन किया था कॉमरेड शब्द को, कि हम और आप हैं, कोई तीसरे के प्रति अगर कोई गलत हो रहा है और आप गुस्से में कांपने में सक्षम हैं, वो एक योग्यता है, एबिलिटी है आपके अंदर, आप कॉमरेड हैं, तब आप मेरे कॉमरेड हैं। और ये बाकी मानवीय रिश्तों से ज़्यादा अहम रिश्ता है। अच्छा, चीन के साथ क्या है संबंध? लोग बीजेपी वाले लोग कहते हैं कि चाइना को लेकर के जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, ये इनका मुंह नहीं खुलता है। क्या कुछ चाइना से क्या है? चाइना से कुछ नहीं है। चाइना के भीतर एक समय में चाइना की जो दशा थी वो थी, अफीम पी के पूरा देश कहीं गिरा रहता था। आज से 100 साल पहले चाइना क्या था? 100 साल आप लोग का सॉफ्ट कॉर्नर रहता है क्या चाइना को लेकर? हम बता रहे हैं, आज से 60 साल 50-60 साल पहले चाइना की दशा क्या थी? पूरा देश अफीम पीता था, सोया रहता था। वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का आंदोलन चला, लोगों को एकजुट किया गया, सत्ता में राजा जो था, राजशाही थी, उसको समाप्त किया गया, जनता की सरकार बनी। वहाँ तक चाइना ठीक है। लेकिन आज जो चाइना की दशा है, जहाँ पे वो आसपास के देशों के ऊपर अटैक करता है, सबसे मुखर आलोचक हम लोग हैं। बल्कि बीजेपी, अभी देखिए संसद के अंदर बहस हुआ ऑपरेशन सिंदूर पे, कई सारे विपक्ष के नेताओं ने आवाज़ उठाया कि अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने अपना विस्तार कर दिया है। किसका मुंह नहीं खुला? बीजेपी का मुंह नहीं खुला। नरेंद्र मोदी एक बार भी चीन शब्द नहीं कह सकते हैं, आज भी नहीं कह सकते हैं। तो देश का प्रधानमंत्री, देश में पिछले 11 साल से सत्ता चलाने वाली पार्टी, वो चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोल पा रही है। हम लोग तो विपक्ष में, हम लोग तो बोल ही रहे हैं कि भाई अरुणाचल प्रदेश का ये इलाका जो है वो उसके संप्रभुता पे खतरा है। आप चाइना के खिलाफ बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन एक इम्पोर्टेंस इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों को अगर देखें तो एक अमेरिका है। अमेरिका का काम है कि वो दुनिया भर के जो गरीब कमज़ोर देश है, खास करके जो लैटिन अमेरिका के कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, साउथ एशिया के कंट्रीज़ हैं, वेस्ट एशिया जो है, जो कोयला का तेल का खदान है, बारी बारी से सभी देशों में हस्तक्षेप करके, वहाँ की सरकार को गिरा करके, उस पर बम बरसा करके
वहाँ के माने प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके, साजिश करके अमेरिका देश दुनिया भर में तानाशाही करता है। जैसे अभी उसने सब जगह पे लगा दिया कि टैरिफ लगाएंगे हम। भारत को कहा कि तुम रसिया से तेल नहीं खरीद सकते हो, खरीदोगे तो तुम पे 50% टैरिफ लगा देंगे, लगा दिया। ये जो एक आदमी दादागिरी कर रहा है, ये जो सिंगल पोलर वर्ल्ड बनते जा रहा है, एक पोल बनेगा, एक धुरी बनेगा। हम मानते हैं कि मल्टी पोलर वर्ल्ड होना चाहिए पावर के मामले में भी। तो इस मामले में तो सच है कि आज अगर अमेरिका को किसी से डर है तो एक चाइना पावर के रूप में है खड़ा, एक और कुछ देश मजबूती के साथ खड़े हो सकते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस एक लेवल पे वर्ल्ड में एक तरफा शासन चलाने का, एक तरफा तानाशाही रवैया अपनाने का है। लेकिन हम चाइना के अंदर जो अभी डेमोक्रेसी की स्थिति है उसको हम लोगों ने कभी सपोर्ट नहीं किया, सिंगल पार्टी का। बल्कि अभी जो बिल आ रहा है पार्लियामेंट में, जो 2 दिन पहले बिल आया है, मैंने कल आया, चर्चा हुई, आपने सुना वो बिल? उस बिल में सरकार कह रही है कि कोई भी मंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी भी कारण से अगर 30 दिन से ज़्यादा जेल में रह जाएंगे तो उनको वो पद छोड़ना पड़ेगा। क्या मतलब है इसका? इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को 5 महीने जेल में रखा गया बिना कोई कारण के। जब बेल मिला उनको तो कोर्ट ने कहा कि कोई मतलब ही नहीं था इनको जेल में डालने का। कहाँ कोई ज़मीन पर इनका दावा है, कहाँ कोई ज़मीन का करप्शन इन्होंने किया है, आपने उनको जेल में डाल दिया। अब ये बिल पास करवा करके अगर वो 1 महीना से ज़्यादा जेल में रह जाते तो आप तो उनका पद छीन लेते। पद तो चला जाएगा, चला जाएगा। आपने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, आपने मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, आपने दिल्ली के 4 और मंत्रियों को जेल में डाला। तो जो भी विपक्ष की सरकारें देश में बनेगी उसको किसी ईडी, किसी सीबीआई के नाम पर, क्योंकि उसमें सुनवाई होती नहीं है, आप 1 महीना तो जेल में रहना ही रहना, आराम से जेल में रख देंगे किसी को। अब जैसे ही आपको जेल में डाला गया, आप पद छोड़ दीजिए, कानून बन रहा है। और उसके बाद जाहिर सी बात है कि अगर कोई मुख्यमंत्री जेल में चला गया और पद छूट गया तो पार्टी में बाइफर्केशन हो जाएगा। बिल्कुल, पार्टी टूट जाएगी कि हम बनेंगे सीएम, हम बनेंगे सीएम। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टेट तबाह, उसका फायदा मिल जाएगा। तो जो ये सीधे सत्ताधारी सीधे पार्टी है। चाइना मॉडल पर देश को लाने की कोशिश है। एक पार्टी रहेगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी नेता को तो जेल में जाते हुए किसी ने नहीं देखा आज तक। कोई ईडी, कोई सीबीआई आज तक किसी के पीछे नहीं लगा। आप चाहे करप्शन का जितना चार्ज लगा दीजिए। अभी बिहार सरकार में 71,000 रुपये करोड़ का घोटाला सामने आया, सीएजी का। सीएजी ने खुद का, जब सीएजी कह रहा है कि 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, कहाँ कोई ईडी सीबीआई में जेल में गया? लेकिन लालू जी जेल में चले जाते हैं। 900 करोड़ का मामला है, जो भी उनके शासनकाल का नहीं, उससे पहले का है। आपने 20 बार लालू यादव को जेल में डाला। अगर वो मुख्यमंत्री होते और ये कानून रहता, तो सजा हो चुकी है संदीप भाई, हो चुकी है, लेकिन अभी भी तो चल रहा है। लैंड फॉर जॉब चल रहा है ना, चल रहा है। कोई आपके पास सबूत नहीं रहेगा तब भी आप जेल में डाल सकते हैं ना। ईडी और सीबीआई उनके पीछे लगी हुई है ना। तो आप असल में चाइना मॉडल पे हिंदुस्तान को लाना चाहते हैं, जहां कोई विपक्ष न रहे, एक शासन रहे। जैसे ही कुछ नया होगा, संविधान बदल करके हम नियम बदल देंगे, कानून बदल देंगे, गेम बदल देंगे, चलिए हम ही रहेंगे। आपके मतलब आपकी पार्टी की जो विचारधारा है, मतलब भाकपा माले के राष्ट्रवाद में और बीजेपी के राष्ट्रवाद में क्या फ़र्क? बहुत बड़ा फ़र्क है। हमारा राष्ट्रवाद जो है वो राष्ट्र से बना है। देश का मतलब होता है देश की जनता और देश की संप्रभुता और देश का संसाधन, 3 चीज़ से होता है। देश की जनता को छोड़ के आप राष्ट्रवाद नहीं कर सकते हैं, देश का कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए भारत का नक्शा है, हम सारे जनता को उठा लिए और कहीं बाहर रख दिए, तो ये देश तो देश नहीं कहलाएगा। तो देश की जनता एक, देश की जो संपदा है, खनिज हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, नदियां हैं, समुद्र है, ये है देश। और तीसरा है देश की संप्रभुता, सोवर्निटी, जिसको संविधान ने परिभाषित किया। मतलब देश अपने आर्थिक, अपने गृह और अपने विदेश, 3 चीज़ों पे, अपनी गृह नीतियाँ, अपनी आर्थिक नीतियाँ और अपनी विदेश नीतियाँ को खुद तय करे, इसको कहते हैं संप्रभुता। ये 3 चीज़ अगर है, इस 3 चीज़ के लिए अगर हम वफादार हैं तो हम देशभक्त हैं। अगर देश की जनता पे कुछ दिक्कत है, हम बोल रहे हैं तो हम देशभक्त हैं। देश की संपदा अगर लूटी जा रही है, हम बोल रहे हैं तो हम देशभक्त हैं। और देश की संप्रभुता, डिसीजन लेने का पावर अगर देश से बाहर चला गया तो हम लड़ रहे हैं, तो हम देशभक्त हैं। यही देशभक्ति की परिभाषा होती है और यही खास करके हिंदुस्तान के मामले में यही रहा है।
क्योंकि भारत में देशभक्ति का मतलब क्या था? भाजपा के राष्ट्रवाद में क्या गलत आपको नजर आता है? राष्ट्रवाद को पहले समझ लीजिए कि भारत का राष्ट्रवाद औपनिवेशिक तंत्र से लड़ते हुए राष्ट्रवाद बना है। आप अंग्रेज से लड़ रहे हैं तभी आप देशभक्त कहलाते थे उस समय में। आप अंग्रेज से क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि अंग्रेज यहाँ की जनता के लिए कुछ नहीं कर रहा था, अंग्रेज यहाँ के साथ माने संपदा को लूट के ले जा रहा था, और अंग्रेज ही डिसाइड कर रहा था कि नीतियाँ क्या होगी। आप वर्ल्ड वॉर में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अंग्रेज तय कर रहे थे। आपकी विदेश नीति वो तय कर रहे थे। तो इस 3 एंगल से अगर देखा जाए तो भाजपा तो गद्दारों की पार्टी है। कैसे गद्दारों की पार्टी है? औपनिवेशिक शासनकाल के खिलाफ संघर्ष करने की बात छोड़ दीजिए। आरएसएस 1925 का बना हुआ है, आरएसएस का ही एक विंग है भाजपा। 1925 में बनी हुई कोई पार्टी 1947 तक एक सिंगल एविडेंस नहीं दिखा सकता है कि आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस, बीजेपी या उसका जो भी लोग हैं, जो भी उसके आइकॉन है, कोई सिंगल बयान, कोई सिंगल गिरफ्तारी, कोई सिंगल सजा किसी को मिली हो, कभी नहीं मिला। बल्कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो आरएसएस ने बंगाल के वायसराय को चिट्ठी लिख के कहा कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है इसमें बड़ा आक्रामक लोग बने हुए हैं, आप इसको किसी तरीके से दबा दीजिए, खत्म कर दीजिए, कुचल दीजिए, हम पूरा आरएसएस आपके साथ रहेगा, हिंदू महासभा आपके साथ रहेगा। ओपनली जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज की गठन कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो उनको एक फौज चाहिए था जो अंग्रेजों से लड़ सके। आरएसएस और हिंदू महासभा ने पर्चा ला करके कहा कि देशवासियों इसके चक्कर में मत पड़ो, तुम सब लोग अंग्रेजी सेना में चलो। तो आरएसएस उस समय कैंप लगा करके लोगों को अंग्रेजों की सेना में भर्ती कर रहे थे, जबकि पूरा आंदोलन की जो धारा थी वो कह रही थी कि अंग्रेजों की सेना में हमारे लोग नहीं जाएंगे, सब लोग चलेंगे नेताजी के साथ। तो जिसका इतिहास अंग्रेजों के वफादारी का हो, जिसका वर्तमान जनता को नेग्लेक्ट करके, अच्छा आप जनता की चिंता कर रहे हैं, जनता को आप लड़वाते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, तो जनता की चिंता आप नहीं कर रहे हैं। संपदा को, अगर देश की संपदा को, देश के खनिज को, देश के जंगल को आप अडानी और अंबानी को औने पौने दाम पर दे रहे हैं। यहाँ तक कि अभी जो परसों की रिपोर्ट है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे सरकार ने प्लान किया कि हम सोलर प्रोजेक्ट लगाएंगे, सरकारी संस्थान उसको चलाएगी। 2 दिन बाद नियम बदल करके, मैंने कुछ दिन बाद नियम बदल करके वो पूरे रेंज को अडानी को दे दिया गया। तो अभी देश का प्रधानमंत्री देश के संसाधन को दे रहे हैं अडानी और अंबानी को, चंद हाथों में दे रहे हैं। आप संपदा पे कोई आपका ये नहीं है। और जहाँ तक संप्रभुता की मामला है, आज़ाद भारत ने संप्रभुता के साथ इतना घना समझौता, इतना गंदा समझौता कभी नहीं देखा था। कभी किसी सरकार में ऐसे नहीं हुआ कि आपकी नीतियाँ जो हैं वो अमेरिका तय करने लगे। जैसे उदाहरण के लिए आप समझिए, अभी खुलासा हुआ है भारत में जो नोटबंदी हुआ, नोटबंदी का फैसला भारत की सरकार का अपना फैसला नहीं, ये विदेश से लिया हुआ डिसीजन है ताकि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भारत में जगह मिले। भारत के जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे कल कारखाने, वो सब बंद हो जाए। अभी भारत के नागरिकों को अमेरिका से जंजीर में बांध करके भारत भेजा गया। एक शब्द देश के प्रधानमंत्री ने, एक शब्द देश के किसी नेता ने, बीजेपी ने नहीं कहा। आपकी जनता का अपमान हो रहा है, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। आपके ऊपर टैरिफ लगा रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। बल्कि उल्टा नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बुला करके वेलकम ट्रम्प का कार्यक्रम करवाया, हाउडी मोदी का कार्यक्रम जाकर के अमेरिका में करवाया गया। तो आप उसके घुटनों पर बैठ रहे हैं और वो आपके ऊपर टैरिफ लगा रहा है, वो आपके जनता को वहाँ से भेज रहा है। भारत पाकिस्तान में तनाव पैदा होता है और अमेरिका घोषणा करता है कि हम समझौता करवा दिए, और 1-2 बार नहीं 50 बार घोषणा कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कितनी बार कह दिया कि हमने भारत और पाकिस्तान को डांटा, दोनों को बैठाया, दोनों को धमकी दी और अंत में समझौता करवा दिए। तो आपकी संप्रभुता तो कंप्लीटली खत्म हो रही है। तो बीजेपी का जो राष्ट्रवाद है वो सिर्फ छलावा है। उसका राष्ट्रवाद असल में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिसको वो लोग कहते हैं, वो असल में नफरत का भंडार है। उनके राष्ट्र की परिभाषा का मतलब है केवल हिंदू, और हिंदुओं में भी केवल ब्राह्मण, अपर कास्ट, सामंत, ये उनका राष्ट्रवाद के केंद्र में है। वो तो कह रहे हैं ना कि हिंदू जग गया है। कहाँ हिंदू जग गया है? कहाँ मनुष्य जग गया? वो सदियों से सोया हुआ था, सदियों से सोया हुआ था।
अब हिंदू जग गया, जगने के बाद हिंदुओं ने क्या किया, कोई दलित अगर घोड़ा पर बैठ करके बारात निकाला है तो उसको पीट दे रहा है लोग। तो आप आरएसएस बीजेपी तो ये भी कह रहा है ना कि देश का संविधान कमज़ोर है, हमें एक मजबूत संविधान चाहिए और वो मनुस्मृति की तरह होगा। मनुस्मृति क्या कहता है कि दलित अगर गैस छोड़ दे तो उसका वो पीछे का अंग काट करके निकाल देना चाहिए, सवर्ण के सामने अगर ऐसा कर दे तो ये उसका लाइन लेंथ मनुस्मृति का है। आप उसी तरीके से लागू नहीं होगा, सही बात है, लेकिन दलितों को, पिछड़ों को केवल चुनाव में ही तो हिंदू मानते हैं लोग, और बाकी टाइम कहाँ मानते हैं? कहाँ कोई आरएसएस ने आंदोलन किया कि फलाने मंदिर में सारे दलितों को जाने दो, क्यों रोक रहे हो? कभी आरएसएस का आंदोलन नहीं सुना होगा। चित पावन ब्राह्मण इनको चाहिए उस समय, ब्राह्मणों में भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं उनको वो चाहिए। तो आरएसएस बीजेपी जो है उसका राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर एक इस्लामोफोबिया जनरेट करने वाला, नफरत पर लोगों को आपस में लड़ाने वाला चाहिए माने राष्ट्रवाद है। बहुत सिमिलर चीज़ें आपको मिलेंगी आज के बीजेपी में और आज़ादी से पहले के अंग्रेज़ों में। अंग्रेज़ों का एक नारा था, बहुत बच्चा बच्चा जानता है, फूट डालो और राज करो। किसका नारा था? तो अंग्रेज़ों का, सब जानते हैं। तो फूट डालो और राज करो, ये अंग्रेज क्या करते थे? देश के हिंदू मुसलमान मिल करके उससे न लड़ने लगे, इसलिए दोनों को आपस में लड़ने दो। तो हिंदू मुसलमान आपस में लड़ता था, हिंदुओं की तरफ से लड़ाने का जिम्मेवारी मिलता था आरएसएस को। आप कह रहे हैं कि भाजपा अभी भी वही कर रही है? वही कर रही है भाजपा का, और कहाँ कोई एजेंडा रहता है? कोई एक मामला आया, मान लिया कुछ छोटा मामला है, दो लोग लड़ गए, अगर उसमें कोई धार्मिक एंगल आ गया, भाजपा देखिए तमाशा बना देगा उसको। वो दो लोगों का नहीं, दो धर्म का लड़ाई हो जाएगा। तो भाजपा और आरएसएस ये केवल अभी के लिए खतरनाक है बात नहीं है, चूंकि हमारे आने वाली पीढ़ियों के अंदर ये जहर भर रहा है। सोशल मीडिया में इतने तरह के ग्रुप बने हुए हैं, इतने तरह के फेक न्यूज़ चल रहे हैं कि वो मानसिकता को जहर बना रहा है। तो इन सबके लिए आप भाजपा को जिम्मेवार मान रहे हैं? जिम्मेवार मान रहे नहीं, भाजपा इसी का नाम है, आरएसएस केवल इसी का नाम है। इनका जो उभार हुआ, आपको एक सजेस्ट कर रहे हैं, एक फिल्म आप जाकर के यूट्यूब पर देखिए, राम के नाम पर, फिल्म का नाम है राम के नाम पर। ये जो बाबरी मस्जिद को जो तोड़ा गया, उसके आसपास के समय का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। उस फिल्म में आप देखिए कितना ज़्यादा नफरत का कारोबार, झूठ, षड्यंत्र, और उस ज़माने के नेता नरेंद्र मोदी तो उसमें बहुत छोटे रोल में है, अटल बिहारी वाजपेयी हैं उसमें, मुरली मनोहर जोशी हैं, उमा भारती हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं। तो वो जो भाजपा का नफरत का आंधी था, आज हम देख रहे हैं कि वो आंधी धीरे धीरे लोगों के अंदर घुस गया। अब कोई आदमी दारू पी करके ट्रेन में चढ़ रहा है और उसके दिमाग में भाजपा का प्रचार घुसा हुआ है, अचानक से वो बंदूक निकालता है, देखता है दो मुस्लिम है, गोली मार दे रहा है। ऐसे ही देश में जो है वो गोमांस का निर्यात देश में भाजपा के शासनकाल में सबसे आगे ज़्यादा हो गया, लेकिन गोरक्षा के नाम पे आए दिन दलितों को और मुसलमानों को मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही है। तो ये हो क्या रहा है कि भाजपा एक आदमी को इससे कर रहा है, एक मुसलमान को पीटा और उसका वीडियो बनाया। ये सब सुनियोजित प्लान है। वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि हमको जेल जाना पड़ेगा, वीडियो बना करके वो बाकी मुसलमानों में दहशत पैदा हो जाए। और आप हिंदुस्तान से मुसलमानों को ख़त्म कर दीजिएगा, मजाक थोड़ी है। देश के अंदर, उसकी पहचान के अंदर इस्लाम है, मुसलमान हैं। लाल किला को देश से निकाल देंगे, ताजमहल को देश से आप बाहर कर देंगे, मोहम्मद रफ़ी को आप लोगों के दिमाग से निकाल देंगे, मोहम्मद रफ़ी कौन सा गाना गाते थे। तो ये सब प्रोपेगेंडा है ताकि आपस में लोग लड़ते रहें और ये देश की संपत्ति को जो है वो अडानी और अंबानी को बेचते रहे और ये कभी भी राजनीतिक मुद्दा न बने। संदीप भाई, 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, या फिर आपको भी कहीं मौका मिलेगा कन्हैया की तरह तो आप भी पार्टी वार्टी बदलेंगे बड़े पद के लिए, या फिर ऐसे ही चलते रहेगा आपका काम? ना, हम लोग देखिए कन्हैया वाला लाइन हम लोग का कभी नहीं रहा। बातचीत होती है? हाँ, बातचीत होती है। हमारे समकालीन ही थे, हमारे जूनियर थे वो, एक ही हॉस्टल में हम लोग थे। तो कन्हैया का जो राजनीतिक का उद्देश्य है वो अलग हो सकता है। हम लोग का पार्टी के प्रति हम लोग समर्पित लोग हैं। कैसा संबंध है? बीच अच्छे संबंध हैं। जेएनयू में हम लोग अलग अलग पार्टी में थे तो संघर्ष हम लोग के बीच में था। अभी तो एक ही गठबंधन में हैं आप लोग? हाँ, अभी इंडिया गठबंधन में है, लेकिन पार्टी तो अभी भी अलग है। तो खैर, अगर हम लोग का ऐसा नहीं है, मतलब हमारी ट्रेनिंग ऐसी नहीं है कि हमको पार्टी में
पार्टी हमारे लिए सेकेंडरी है और पद जो है वो एमएलए का पद वो हमारे लिए प्राइमरी है। अगर हमको पार्टी कहे कि तुम एमएलए का चुनाव इस बार मत लड़ो, तुम जाओ और फलाने ज़िले में फलाने ब्लॉक में काम करो, वहाँ कमेटी बनाओ, वहाँ संगठन करो, तो हम कोई दिक्कत हमको नहीं होगी। तो हम लोग पार्टी में उस तरह के लोग शुरुआत से रहे। महाराज कैमरे पे लोग टिकट के लिए भुकार पार के रोने लगते हैं वही बिहार है ये। आप कह रहे हैं पार्टी कहेगी तो हम छोड़ देंगे। हम लोग पार्टी का फैसला होता है, सब चीज़ में पार्टी का ही निर्णय होता है। हमारे यहाँ टिकट बिकता नहीं है। ऐसे नहीं होता कि कोई पैसा वाला है और वो कहे कि हमको माले से लड़ना है, माले हारने वाले कंडीशन में रहे या जीतने वाले कंडीशन में। जेएनयू से 2 लोग बिहार में हैं, एक तो कन्हैया और दूसरे आप। कन्हैया की खूब चर्चा है, लाइमलाइट में रहते हैं, नेशनल टेलीविज़न पे नज़र आते हैं। आप भी जेएनयू से हैं, छात्र राजनीति में वहाँ पे रहे हैं। संदीप सौरभ की उतनी चर्चा क्यों नहीं होती? पता नहीं, तो इसका मूल्यांकन आप लोग करेंगे। इसका मूल्यांकन तो मीडिया न करेगा कि मीडिया किस तरह के एलिमेंट को, किस तरह के लोगों को ज़्यादा हाईलाइट कभी कि क्या हम मिस कर रहे हैं? हम लोग कुछ मिस नहीं कर रहे हैं। हम लोग जेएनयू में भी थे तो हम लोग का ग्राउंड पे काम था, अभी भी हम लोग का ग्राउंड पे काम है। और चर्चा में रहना क्या ये सब चीज़ कभी झेलते हैं कि नहीं? यार ये जेएनयू वाला है, जेएनयू को लेकर के अलग अलग परसेप्शन बनाया गया है ना, बनाया गया है, लेकिन वो मीडिया में है, वो आता है कभी सामने ना ये जेएनयू वाला है जी। बीजेपी के लाइन लेंथ वाले लोगों में है, ये आम जनता में नहीं है। बल्कि आम जनता जो थोड़ा बुद्धिजीवी है, थोड़ा समझदार है, वो तो और अच्छा मानता है कि हाँ जेएनयू से है, इसमें कोई दिक्कत हम लोग को नहीं होती है। एक ज़माना था जब इस तरह की दिक्कतें शुरू हुई थी, जेएनयू के नाम पे लोगों का हमला होना, लोगों पे ट्रेन में कोई जा रहा है उसको पीट देना, ये सब खूब हुआ। और हम लोग उस समय वहीं दिल्ली में ही रहते थे। लेकिन हम तो देखें उस समय रवीश कुमार का जो पत्रकारिता हमने देखा, उन्होंने कैसे धीरे धीरे चीज़ों को बदला और हम लोग को ताकत मिली, हम लोग लड़े, उस पर संघर्ष किए। जेएनयू के ऊपर जब क्रैकडाउन था तो करीब 20,000 का मोबिलाइजेशन हम लोगों ने दिल्ली शहर में निकाला था। जेएनयू के छात्रों ने, पूर्व छात्रों ने और आसपास के लोगों को मोबिलाइज करके, और हमने कहा कि जिसको लड़ना है आए। 20,000 की रैली हम लोगों ने की थी दिल्ली में उस समय। कन्हैया तब जेल में थे, उस रैली को हम लोग लीड कर रहे थे। जेल से निकला तो जाहिर सी बात है कि सबका एक ध्यान था कि भाई आखिर क्या हुआ। मीडिया ने 1-1 घंटे का लाइव दिखाया, नेशनल चैनलों ने, तो उसमें बहुत सारे एंगल होते हैं, कास्ट का भी एंगल होता है, सिचुएशन भी उस तरह का था, सब चीज़ होता है। अच्छा, अब फटाफट थोड़ा 2-3 सवाल लेंगे। कोई ऐसा राजनेता भाजपा का जो आपको अच्छा लगता हो? नहीं, नेता अच्छा क्या लगता है? कोई नेता अपने आप से नेता उसका काम अच्छा लगता हो, उसकी बात करने की शैली, उसका भाषण देना। देखिए, जो जहरीला नहीं है, जो समाज में जहर नहीं कोई एक नाम रहा है जिसे आप पसंद करते हो? कि बीजेपी का, जैसे लोग कहते थे ना कि वाजपेयी जी को सब लोग पसंद करते थे। वाजपेयी जी थोड़ा बेटर थे इस मामले में, थोड़ा बेटर थे। लेकिन अभी के वक्त में कोई है ऐसा? अब ये हम नहीं कह सकते हैं कि कौन बेटर है, लेकिन क्योंकि अल्टीमेटली जो करना है, आप टॉफ़ी खिला करके जहर दे रहे हैं किसी को, ये हो सकता है आप अच्छे व्यवहार कर रहे हैं लेकिन भाजपा की राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, बिहार में एनडीए में हैं लोग, अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जिस ज़मीन पे हैं, जिस कुर्सी पे हैं, वो कुर्सी गड़बड़ है। नीतीश कुमार को लेकर के क्या सोचते हैं? देखिए, नीतीश जी तो अभी खुद के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एक ज़माने में तो पावरफुल नेता थे। कैसा काम किया पुराने काम क्या किया? मैनेजमेंट नीतीश जी ने ज़्यादा किया बिहार के अंदर। जैसे वोट मैनेज कैसे हो सकते हैं, शराबबंदी करके एक क्राउड को पकड़ लिया आपने, लेकिन उसका ओवरऑल इम्प्लीकेशन कहाँ तक जाएगा ये आपने कभी नहीं देखा। शराबबंदी कानून आपने लाया, आपने वोट मैनेज किया। जब ये लाया गया कानून तब ये बहुत पॉपुलर कानून बना बिहार के अंदर, महिलाओं का काफ़ी वोट मिला नीतीश कुमार को इसके चलते। लेकिन समाज का सबसे गरीब तबके के ऊपर इस दारूबंदी का क्या परिणाम आ रहा है, ये सरकार ने नहीं सोचा। तो नीतीश कुमार लंबे समय तक बिहार में बीजेपी की गोद में रहते हुए भी एक हद तक बीजेपी से बाहर रहे, ये उनका अचीवमेंट हम मानते हैं। जैसे ऐसी योजना जो आपको लगता है कि नहीं, महागठबंधन भी जब सरकार में आएगी तो उस योजना को कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए, मेरा कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट है। नीतीश कुमार की कोई ऐसी योजना जिसको कंटिन्यू करेगी महागठबंधन? करेगी, जैसे उसको तो हम लोग बेटर कर देंगे। जैसे उनका योजना है 200-125 यूनिट बिजली गरीबों को मुफ्त में देंगे। चूँकि हम लोग ग्राउंड पे काम किए हैं तो हम लोग जानते हैं कि गरीबों को बिजली बिल देने में कितनी दिक्कतें हैं, तो उसको 200 करके उसको हम लोग कंटिन्यू करवाएंगे। सरकार की आमदनी का जो रास्ता है उसको और ब्रॉडर किया जाना चाहिए, हम मानते हैं। कैसे करेंगे उसको? शराबबंदी कानून जो है, हम नहीं मानते कि ये आप उसको कानून वापस लेंगे? हम नहीं मानते कि ये कानून बढ़िया है।
उस पर चर्चा होगी। महागठबंधन की सरकार बनेगी, उसमें अलग अलग पार्टियां हैं, तो उस पर चर्चा होगी, क्योंकि ये जो कानून है ये कास्टिस्ट और क्लासिस्ट, वर्गवादी और जातिवादी ये कानून है। इस कानून से एक खास तरह की जाति को संकट है और एक खास तरह के वर्ग को इससे कोई संकट नहीं। जैसे एलिट क्लास, अभिजात्य वर्ग जो है, उसको कहाँ शराबबंदी से कोई फ़र्क पड़ता है? वो तो होटल में जाता है, उसको वीआईपी दारू मिल रहा है, वो पी रहा है, जा रहा है, अपना एंजॉय कर रहा है। लेकिन गरीब अगर कोई दारू पीते हुए पकड़ा गया तो उसको जेल जाना पड़ रहा है। अभिजात वर्ग जब आप कहते हैं तो इसको किस सेंस में कहते हैं? आप जाति के आधार पे कहते हैं या फिर उन तमाम लोग कहते हैं जिनके पास दोनों मिला संपत्ति है? अभिजात तो वही तो हुआ जिसका जो सोसाइटी के अंदर जिसका पकड़ हो, मजबूती हो, पैसे से होता है, जाति से भी, दोनों से होता है। तो मैंने एलिट क्लास जो है वो बहुत 1%, 1.5%, 2% वाले लोग होते हैं, वो सब लोग होते नहीं हैं। और प्लस क्लासिस्ट माने कास्टिस्ट ना, ये पूरा योजना है। तो हम मानते हैं कि सरकार का ये काम नहीं है कि आप लोगों को बताएं कि क्या पहनना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या खाना चाहिए। आप जागरूकता कर सकते हैं, लेकिन आपको दारू नहीं पीना है ये सरकार कहेगी, सरकार का काम नहीं था। सरकार का काम है सर्विस प्रोवाइड करवाना। आप प्रोवाइड करवाइए कि अच्छा एजुकेशन कैसे मिले, आप प्रोवाइड करवाइए कि अच्छे लोगों को हेल्थ फैसिलिटी कैसे मिल जाए। आप देखिए कि अगर कोई दारू के नशे में बर्बाद हो रहा है तो उसके लिए नशा मुक्ति केंद्र है कि नहीं है? कहाँ कोई नशा मुक्ति केंद्र सरकार का चल रहा है अभी बिहार के अंदर? जो लोग दारू छोड़ रहे थे, अब वो अगर नशे के लत में वो फंसे हुए हैं तो उनके लिए कहाँ कोई नशा मुक्ति केंद्र है? अगर किसी नशा मुक्ति केंद्र में जाना है तो आप 25,000 महीना, 30,000 महीना से कम कहाँ कोई लग रहा है? कोई सरकारी नशा मुक्ति केंद्र नहीं चल रहा है। तो अगर आप पैसा को फोकस करके उस पर खर्च करते, आप देखिए ना बिहार में कितने तरह का नशा बढ़ गया है। लोग ये पी रहे हैं, जो वाइटनर होता है वो पी रहे हैं, तरह तरह का नशा, सूखा नशा कितना ज़्यादा चल गया है, बच्चे तक जा रहे हैं। तो इस पे कौन देखेगा? ये जब बिहार के अंदर शराबबंदी कानून नहीं था तब ये सब समस्याएं उस तरह से नहीं थी कभी। हम लोग तो खुद देख रहे हैं कि अब ये समस्या कितना गाँव में बढ़ गया है। स्मैकर गांव में, स्मैकर नाम से इतना खौफ है लोगों में, कुछ बाहर छोड़िएगा स्मैकर लेके चला जाएगा। तो ये सब के बारे में चिंता करना, तो ये सब चीज़ों पर मूल्यांकन होना चाहिए। आपने अपने क्षेत्र में जो कुछ मुख्य काम किए हैं, 4-5 काम गिना सकते हैं क्या? देखिए, बहुत 4-5 काम तो बहुत काम गिना सकते हैं। 4-5 मुख्य काम ही देखिए हमारे यहाँ आप जो अभी गिनाइएगा, हम इसी बात को लेकर के पालीगंज में जाएंगे, एकदम जाइए और लोगों से पूछेंगे, इसलिए थोड़ा विधायक जी संभल के। ऑब्वियसली संभल के ही हम लोग बोलते हैं, नींद में भी हम बोलेंगे तो संभल के ही बोलेंगे। हमने पालीगंज में 50 साल से लंबित एक मांग थी, समदा पुल जिसकी चर्चा हम किए, उसको हम लोगों ने करवाया। आंदोलन भी करना पड़ा, उसके लिए मोबिलाइजेशन किए, विधानसभा में 3 राउंड उसको उठाया गया ढंग से, तो वो हुआ। पालीगंज में रजिस्ट्री ऑफिस नहीं था। रजिस्ट्री ऑफिस अगर किसी पालीगंज की जनता को रजिस्ट्री करवाना था ज़मीन का, विक्रम जाना पड़ता था, दूरी पड़ती थी। विधानसभा में इस मुद्दा को उठाया गया, मुख्यमंत्री से बात करके इसको तत्काल हैंड टू हैंड करवाया गया। आज पालीगंज में रजिस्ट्री ऑफिस है, किसी से आप जाकर पूछिए। पालीगंज में सोन नहर प्रणाली चलती है वहाँ पे, तो 20-25 साल से सोन नहर का उड़ाही नहीं हुआ था। इसके चलते वो नहरें जो थी वो डेड थी। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम जब चुनाव के बाद एक गाँव में गए, गुवारी नाम का एक गांव है पालीगंज में, चंडोस पंचायत में, तो उस गांव में गए तो जनता ने मांग किया कि हमारे यहाँ नहर उड़ाही करवा दीजिए। तो हमने कहा नहर है, नहर आपके यहाँ कहाँ है? तो बोला जो आपकी गाड़ी खड़ी है वो नहर पे ही गाड़ी खड़ी है। तो ये दशा थी नहरों की। नहर कंप्लीटली भरे गए थे, उस पर गाड़ी हमारी खड़ी थी, बगल में लहसुन बोया हुआ था उसी नहर के बगल में, वो समूचे का उड़ाही करवाया गया और 2 साल से पानी जो है वो अंतिम छोर तक जा रहा है। तो किसानों को फ़ायदा है, तो ये हमने काम करवाया। पालीगंज में 3 स्थानों पर पुल की एक ज़बरदस्त ज़रूरत थी। एक अंकुरी गांव है, एक बेधड़िया इंग्लिश गांव है, एक जरखा गांव। इन 3 जगहों पर पुल को हम लोगों ने पास करवाया। उसका शिलान्यास बस शुरू होने जा रहा है, काम शुरू होने जा रहा है। उस पर 170 से ज़्यादा सड़कों का निर्माण पालीगंज में इस 5 साल में हुआ या हो रहा है। 170 सड़कें, इतना ज़्यादा सड़कें कभी पास नहीं हुई थी। बिहार विधानसभा में एक प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे थे कि डिग्री कॉलेज पालीगंज में दिया जाए। डिग्री सरकारी डिग्री कॉलेज कुछ था नहीं, तो सरकार का जवाब था कि भाई अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज का हम लोगों का सीमा है, आपके यहाँ ऑलरेडी विक्रम एक डिग्री कॉलेज है तो हम नहीं नया देंगे। लेकिन
पिछले सत्र में, मतलब इसी साल जो सत्र हुआ बजट सत्र, उसमें हमने प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस करने का प्लान बनाया। हम प्राइवेट बिल लेकर के गए कि ये बिल है जहाँ पे हम मांग कर रहे हैं आंकड़ों के साथ कि अनुमंडल में डिग्री कॉलेज की जो सीमा है उसको ख़त्म करके आप प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज दीजिए, क्योंकि देश में 1 लाख कॉलेज जाने वाले बच्चों के ऊपर 27 डिग्री कॉलेज हैं और बिहार में 1 लाख कॉलेज जाने वाले बच्चों के ऊपर केवल 8 डिग्री कॉलेज है। तो 27 का आंकड़ा राष्ट्रीय एवरेज है और बिहार 8 है। कैसे ठीक होगा? कैसे आप पढ़ाई करवा लेंगे? तो डिग्री कॉलेज को आप प्रखंड स्तर पर ले जाइए। हमें कहा गया कि ठीक है, आप इस पर क्वेश्चन गैर सरकारी संकल्प दे दीजिए, आप इस पर प्राइवेट बिल अभी मत लाइए, क्योंकि सरकार इस दिशा में पहले भी हम लोगों ने मांग किया था, इस दिशा में काम करेगी। और हमारे जब सवाल आया तो सरकार ने माना कि हाँ इसको करेंगे। और अभी आप जानते हैं बिहार में इसको कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है कि प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज। तो उसी आलोक में हम लोग को कहा गया कि आपके पालीगंज में डिग्री कॉलेज बनेगा। ज़मीन चिन्हित किया जा रहा है, तो ये काम चल रहा है।